क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 कूलम ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि क्योंकि Q जो होता है वो होता है प्लस माइनस n इंटू ई, हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर। हमें कितना कूलम चार्ज बनाना है बेटा, 1 कूलम। n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है। तो जो n की वैल्यू अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से एक जीरो बनेगी, एक जीरो आप ऊपर ले जाओगे तो 100 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी यदि हम सिर्फ एक कूलम चार्ज बनाना चाहते हैं तो भी। तो एक कूलम चार्ज बनाने का मतलब ये है कि हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 625000000 और ये जीरो कितने टाइम्स जाएंगे यहाँ पर, 16 टाइम्स। तो इतने ये जीरो बनेंगे तब जाके कितना होगा, एक कूलम चार्ज बनता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझे सबसे पहले। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास आर गिवन। इफ 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर देन फाइंड द चेंज इन द मास ऑफ टू बॉडीज। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं, 1000 ME, 2000 ME, 1000 MP, नो चेंज इन द मास। तो समझ लेते हैं हम पहले इसको कि क्या है ये क्वेश्चन। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो मासेस हैं। एक मास, एक कंडक्टिंग बॉडी या एक बॉडी जिसका मास, जो बॉडी A है इसका मास हम मान लेते हैं m, और दूसरी बॉडी B है जिसका मास भी कितना दिया है m, क्योंकि दो आइडेंटिकल मास हैं, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास me है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर me है तो हमने माना कि अगर यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन me, मास के 1000 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अगर ट्रांसफर होते हैं, तो अगर इसका मास, ये A है बॉडी और ये B बॉडी है, तो आप इसको देखें कि B बॉडी पर अब इस समय पर मास ऑफ B बॉडी क्या होना चाहिए, मास m तो पहले से था और प्लस 1000 ME और आ गए यहाँ पर। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मास ऑफ A क्या होना चाहिए, पहले से इसका मास कितना था m, और अब क्या हो गया इसमें से 1000 ME मास इसमें से निकल गया। तो क्या कह सकते हैं हम कि चेंज कितना आया होगा मास में, तो चेंज इन द मास ऑफ बॉडी ये होना चाहिए mb माइनस ma। तो चेंज इन द मास ऑफ बॉडी mb माइनस ma अगर हम इसको करते हैं तो mb इज व्हाट, इट इज m प्लस 1000 me माइनस m माइनस 1000 me। m माइनस 1000 me, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो टोटल नेट जो होना चाहिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2000 me। ये चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन चार्जेस विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन नेचर। दिए हुए चार्जों में से कौन सा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो हमें पता है कि कोई भी, इसमें भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल लगा रहे हैं हम, और हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर अच्छे से पता है कि जो चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। तो इंटीग्रल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का क्या मतलब हुआ कि एक होल नंबर में होंगे। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ हम इसको सॉल्व करें और इसको देखें कि फर्स्ट केस में अगर हम देखें, इन केस फर्स्ट केस में अगर हम लिखें तो क्या पॉसिबिलिटी बनती होगी, कौन कौन से चार्ज पॉसिबल है और कौन कौन से चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो Q इज इक्वल टू NE, ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो Q इज इक्वल टू NE का अगर हम यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं
तो Q इज इक्वल टू Ne में Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए आप खुद सोचिए कि ये वाली वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, तो n की वैल्यू कितनी होना चाहिए कि ये वाला चार्ज बन जाए? n की वैल्यू, अगर ये चार्ज हम फर्स्ट वाला जो चार्ज है वो बनाना चाहते हैं, तो n की वैल्यू कितनी होना चाहिए कि यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 18 आ जाए। मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ जो वैल्यू होना चाहिए वो हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम इसको लिख देते हैं 10, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा? तो ये वाला चार्ज बन जाएगा, और ये वाला चार्ज अगर बन जाएगा मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 10 इलेक्ट्रॉन तो किसी भी एटम से निकाले जा सकते हैं। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन अगर निकाले जा सकते हैं तो ये वाला चार्ज बन सकता है, तो ये वाला चार्ज एग्जिस्ट करेगा। केस सेकंड अगर हम लिखें, इन केस सेकंड में अगर हम देखते हैं, तो केस सेकंड में क्या है हमारे पास? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। तो इस चार्ज को बनाने के लिए Q n इंटू ई होगा, और अगर हम लिखेंगे n e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 3.2, मतलब अगर हम इसमें लिख दें कि इसको 200 का मल्टीपल अगर इससे कर दिया जाए, तो 200 इलेक्ट्रॉन भी किसी उससे निकाले जा सकते होंगे कि नहीं? तो 200 इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, 200 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो ये वाला चार्ज भी एग्जिस्ट करता होगा। फिर अगर हम केस थर्ड देखते हैं, तो थर्ड केस में अगर लिखा जाए Q इज इक्वल टू Ne, हमें बनाना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। तो आप इसको फिर से देखिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया, और 4.8 मतलब 1.6, 4.8 डिवाइडेड बाय 10, तो 1.6 इंटू 4.8 एंड डिवाइडेड बाय 10, तो 10 टू द पावर माइनस 20 ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो कि 0.4 एक्चुअली ये कितना है? 0.4 है, तो क्या 0.4 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम से निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। फोर्थ कंडीशन अगर हम देखें, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती होगी? Q इज इक्वल टू Ne। अब अगर हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, तो आप खुद समझ सकते हो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 तो ये रहेगा ही रहेगा, और हमें n की वैल्यू अगर रखनी है तो कितना? 10 टू द पावर माइनस 21 बनाने के लिए हमें 1/100 करना पड़ेगा, दैट मींस 0.01, और 0.01 की वैल्यू अगर अपन यहाँ बनाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? ये ऊपर वाला चार्ज बन जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि 1/100 यानी कि 0.01 इलेक्ट्रॉन किसी भी उस एटम से नहीं निकाले जा सकते, तो ये वाला चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि 10 टू द पावर माइनस अगर 1.6 का मल्टीपल में है, और अगर 10 टू द पावर माइनस 18, 17, 16 है, तो वाले चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज A and B attracts each other। तो अगर हम इसमें सॉल्यूशन में हम कंडीशन बनाते हैं, फर्स्ट केस बनाते हैं इसके लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज A and B attracts each other, इलेक्ट्रिक चार्ज B and C repels each other, if A and C held close together then find। तो अगर हम इसमें कंडीशन देखें बेटा, पहली कंडीशन वो बोलता है हमारे पास केस फर्स्ट हमारे पास बनता है, जिसमें हमें बोला जाता है A and B attracts each other। तो A और B अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे, तो सपोज ये A है बॉल और एक और बॉल है B, और A और B बॉल अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दैट मींस डेफिनेटली A पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और B पर जो होना चाहिए वो कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी बनती होगी। तो A और B अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम एक और कंडीशन देख लें कि ये दोनों तब भी अट्रैक्ट कर सकते थे यदि A नेगेटिव होता और B पॉजिटिव होता। मतलब अगर B पॉजिटिव और A नेगेटिव ये कंडीशन अगर हो सकती है, तो इस केस में भी यहां पर इनके बीच में क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक अट्रैक्शन है, और इस केस में भी इनके पास क्या है? एक
अट्रैक्शन फोर्स है, ये दोनों कंडीशन मतलब ए और बी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या ए नेगेटिव बी पॉजिटिव हो जाए। फिर वो सेकंड केस बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज बी एंड सी रिपल्स ईच अदर। तो बी और सी अगर रिपल करते होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं हम इसमें कि बी और सी जो है वो रिपल करते हैं, तो बी और सी रिपल कर रहे हैं, बी और सी रिपल करते हैं, तो बी और सी रिपल करने का मतलब ये है कि सिमिलर चार्ज होना चाहिए। तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि बी पर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, और सी पर भी कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो फिर उस कंडीशन में ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। या फिर ये हो सकता है कि दोनों पर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो भी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, अब अगर दोनों पर नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों रिपल कर सकते हैं। तो अब आप इसमें देखिए, उसने पूछा फाइंड इफ ए एंड सी आर हेल्ड क्लोज टुगेदर देन फाइंड। तो इनके बीच में अब क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होगा। किन किन के बीच में पूछ रहा है, ए और सी। ए कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और सी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन इस केस में, क्योंकि इस वाले केस में अगर हम देखें, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ समझिएगा। अगर इस वाले केस में गलती हो गई है तो अच्छी है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट केस जो हम लेके चल रहे थे उसमें बी हमारे पास नेगेटिव था। अगर इस केस में बी नेगेटिव था तो यहाँ पर ये वाला केस पहला वाला जो होना चाहिए वो बी नेगेटिव, और ये सी भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरे वाले केस में हमारे पास बी पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव। एक बार में एक केस कंसिडर करते हैं हम। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये सी भी पॉजिटिव होगा, तभी इनके बीच में रिपल्शन हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, अब क्या बोल रहा है कि हमें ए और सी के बीच में क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ए यहाँ पर पॉजिटिव है और सी कैसा है, नेगेटिव है, दैट मींस अट्रैक्शन होना चाहिए। इफ ए इज नेगेटिव इन दैट केस सी विल बी पॉजिटिव। तो फिर से क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ध्यान से सुनिए, ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, फर्स्ट केस को अगर हम देखें तो। और अगर ए नेगेटिव है तो सी पॉजिटिव है, तो अभी इनके बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। तो इसलिए इनके बीच में जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स ही डेवलप होगा।